Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, lecturer Mechanical. फ्रेंड्स, जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की जो लेक्चर सीरीज है उसमें आज का वीडियो है प्रूफ स्ट्रेस, फटीग, क्रीप और स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है प्रूफ स्ट्रेस। फ्रेंड्स, हमारी जो लास्ट वीडियोस हैं उसमें हमने जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की जो वीडियो थी उसमें हमने जो डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसको बहुत ही डिटेल में समझा था। तो उसका एक बार रिव्यू करने के लिए हम यहाँ पर ये देखिए, ये एक डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो यहाँ पर जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट ए है प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट है, उसके बाद पॉइंट बी है जो इलास्टिसिटी पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, उसके बाद सी है जो हमारा अपर यील्ड पॉइंट है, डी लोअर यील्ड पॉइंट है, उसके बाद ई अल्टीमेट स्ट्रेंथ या स्ट्रेस पॉइंट है, उसके बाद एफ है जो हमारा रप्चर या फिर ब्रेकिंग पॉइंट है। तो जो हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें सभी पॉइंट्स काफी क्लियर होते हैं और दूर दूर होते हैं, जिससे हम इसको काफी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल की, ब्रिटल मटेरियल की, तो हमें ये सारे पॉइंट्स बहुत ही क्लियरली नहीं मिलते हैं। उसमें होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप कर्व देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर जीरो से जैसे ही हम लोड लगाना शुरू करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है, फिर अचानक से वो जो रॉड है या स्पेसिमेन है वो टूट जाता है। तो ना तो हमें इसमें इलास्टिसिटी जो लिमिट है उसका पता लगता है, ना इसमें प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का पता लगता है, ना हमें अपर यील्ड पॉइंट मिलती है, ना ही हमें लोअर यील्ड पॉइंट मिलता है। हमें डायरेक्टली जो है रप्चर पॉइंट मिल जाता है, जिसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस भी मान सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम प्रूफ स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं डिजाइनिंग पर्पस के लिए। तो इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन फेरस मटेरियल डू नॉट हैव डेफिनेट यील्ड पॉइंट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो जैसे मैंने अभी बताया, जो ज्यादातर जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं या फिर जो नॉन फेरस मटेरियल होते हैं, यानी कि जो लोहे से के अलावा जितने भी मटेरियल हैं, जैसे हमारा एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, लेड हो गया, तो ये सब जो है नॉन फेरस मटेरियल में जो आते हैं, प्लास्टिक हो गया, इन सब में हमको डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं मिलता, यानी कि एक यील्ड पॉइंट हमको प्रोमिनेंटली दिखता नहीं है। ऐसे ही लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का भी हमको पता नहीं लगता कि कहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल है। इन सच केस प्रूफ स्ट्रेस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ यील्ड पॉइंट। तो यहां पर हम यील्ड पॉइंट हमको नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रूफ स्ट्रेस। तो प्रूफ स्ट्रेस कैन बी डिटरमाइंड by the stress corresponding to the intersection of the stress strain curve and a line parallel to elastic line offset by a strain of 0.2%। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रूफ स्ट्रेस या फिर जिसको हम यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं नॉन फेरस मटेरियल की, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा स्ट्रेन है, जो कि हम कहां पर प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर, और स्ट्रेस कहां पर होती है, हमारी वाई एक्सिस पे। तो 0.2% ऑफ स्ट्रेन का पॉइंट हम मार्क करते हैं और जो हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। कितनी दूरी पर, 0.2% ऑफ स्ट्रेन। इस लाइन को जब हम पैरेलली खींचते हैं तो एक जगह जाकर ये हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कट करती है, जो पॉइंट है हमारा पॉइंट सी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं, जब इस पॉइंट को हम कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है जिस पर हम स्ट्रेस इसको बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। तो फ्रेंड, जो ये 0.2 की जो वैल्यू है, ये आपको किसी बुक में 0.1 भी मिल सकती है, किसी बुक में ये 0.2 भी मिल सकती है। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप किस बुक से देख रहे हैं, बट 0.1 से 0.2 के बीच में ये वैल्यू वेरी करती है। जनरली इसको 0.2%, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें आपको ये 0.2% मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फटीग।
फटीग इज ए फिनोमिना लीडिंग टू फ्रैक्चर अंडर रिपीटेड वेरिंग अप्लाइड स्ट्रेसेस। तो फ्रेंड्स, फटीग जो है वो एक फॉर्म ऐसा फिनोमिना है जिसमें अगर किसी कंपोनेंट पर, मेंबर पर कोई हम रिपीटेड या वेरिंग, यानी कि जिसमें लोड हमारा बार बार वेरी कर रहा है, ऐसा अगर कोई लोडिंग है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस होती है उसको हम बोलते हैं फटीग स्ट्रेसेस या फटीग फेलियर। Fatigue strength of the material is the limiting stress up to which material can withstand without failure a specified number of cycle of stress। तो जहां पर लोड हमारा बार बार चेंज हो रहा है, जैसे अगर एक रोड है, मान लीजिए ये एक हमारा रोड है, ये एक कैंटिलीवर बीम आप मान सकते हैं, इस पर एक एफ हम लगा दें, और इस तरीके अभी तक तो कोई इशू नहीं है कि हमने लोड एफ लगा रखा है, इसमें जो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो हमेशा, क्योंकि नीचे की तरफ इसको बेंड करने की कोशिश करेगा ऐसे, तो ऊपर वाली सरफेस हमेशा टेंसाइल रहेगी और नीचे वाली सरफेस हमेशा कंप्रेशन में रहेगी। लेकिन अगर ये रोड को हम रोटेट कर देते हैं, आरपीएम हम दे देते हैं इसको एन, तो क्या होगा, क्योंकि ये रोड अब रोटेट कर रही है, घूम रही है, और लोड हमेशा ऊपर से एफ लग रहा है, तो जब ये ऊपर वाली सरफेस जब नीचे की तरफ आएगी तो ये कंप्रेशन में रहेगी, ऐसे ही जब नीचे वाली सरफेस ऊपर जाएगी तो ये टेंसाइल रहेगी, यानी कि एक बार आधे साइकिल में वो टेंशन में रहेगी, आधे साइकिल में वो कंप्रेशन में रहेगी, यानी कि लोड हमेशा चेंज हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस एफ की वैल्यू को भी चेंज कर दूं, मान लो ये F1 से F2 तक ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमारा जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू भी हमारी चेंज होती रहेगी। तो इस तरह के जो लोड होते हैं उसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं रिपीटेड या वेरिंग लोड। तो ऐसे कंडीशन में जो कंपोनेंट है वो हमारा यील्ड स्ट्रेस तक के लोड से बहुत ही कम लोड पर फेल हो जाता है, और जिस लोड को वो अपने पूरे वर्किंग लाइफ में, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल तक कैरी कर सकता है, उसको हम बोलते हैं उसकी फटीग स्ट्रेंथ। यहां पर आप कर्व में आप देख सकते हैं कि जैसे टाइम है, ये एक वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया हुआ है, और यहां पर ये स्ट्रेसेस हैं, ऊपर की तरफ टेंसाइल स्ट्रेस है और नीचे की तरफ में, ऊपर यहां पर टेंसाइल है, नीचे कंप्रेशन है। तो देखिए आप, स्ट्रेस जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर मैक्सिमम टेंसाइल, फिर वापस 0, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन में आ रहा है, उसके बाद फिर से चेंज हो रही है डायरेक्शन, फिर से टेंसाइल हो रही है, और फिर से ये 0 होकर नेक्स्ट साइकिल कंप्रेशन में चलेगा। तो ये इसमें हमारा लोड भी चेंज हो रहा है, टेंसाइल कंप्रेसिव, टेंसाइल कंप्रेसिव। उसके बाद जो हमारा दूसरे तरह का लोडिंग हो सकता है कि हमारा लोड सिर्फ टेंसाइल ही है, वो 0 नहीं हो रहा है या कंप्रेशन में नहीं जा रहा है, लोड वेरी कर रहा है, स्ट्रेसेस वेरी कर रही हैं, लेकिन वो हमेशा टेंसाइल ही है। तो इस तरह से भी वेरिंग, ये वेरिंग लोड है। उसके बाद स्पेक्ट्रम लोडिंग, यानी कि यहां पर कोई जो लोड है या स्ट्रेसेस है वो कोई साइकिल फॉलो नहीं कर रही है, वो रैंडम है, कभी अचानक से बढ़ गई, कम हो गई, फिर काफी देर तक टेंसाइल है, फिर अचानक से कम होके या दूसरे डायरेक्शन में जाके कंप्रेसिव हो गई, फिर से डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस तरह का जो लोडिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम लोडिंग। द मैक्सिमम स्ट्रेस below which a material can withstand infinite number of cycle of stress is called endurance limit। अब ऐसा लोड या ऐसा वेरिंग लोड, अगर हम एक ग्राफ खींचे यहां पर, इस तरह से हमें कुछ एक ग्राफ मिलता है, यहां पर रहती है हमारी स्ट्रेस और यहां पर रहती है नंबर ऑफ साइकिल्स। अगर स्ट्रेस हमारी बहुत ज्यादा है तो नंबर ऑफ साइकिल बहुत ही कम होंगे, जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जाएंगी तो हमारा जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। फिर एक स्ट्रेस की एक वैल्यू आएगी कि उसके बाद हम कितने भी बार उसको नंबर ऑफ साइकिल अप्लाई कर दें वो फेल नहीं होगा। तो इस तरह की जो मैक्सिमम स्ट्रेस जिस पर हम उसकी पूरी वर्किंग लाइफ पे या इनफाइनाइटली उस पर
रिपीटेड लोड लगा सकते हैं, उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस, बिलो विच मटेरियल कैन विदस्टैंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल, और इसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। जो एंड्योरेंस लिमिट है फ्रेंड्स, वो यील्ड स्ट्रेस का 0.5 to 0.6% रहता है, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल टू मटेरियल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्रीप। क्रीप इज ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन इन ए मटेरियल विद टाइम एट कांस्टेंट लोड। ये फ्रेंड्स जैसे हम किसी कंपोनेंट पर लोड लगाते हैं तो उसमें इनिशियली कुछ स्ट्रेन यानी कि विकृति होती है। जैसे आपने कपड़े सुखाने वाला तार देखा होगा, जब आप उसको मार्केट से लाते हैं, उसको बांधते हैं तो वो थोड़ा सा खिंचता है, तो वो क्या है, वो इनिशियल उसका पहले वो इलास्टिक स्ट्रेन होगी उसमें, अगर उसको थोड़ा सा खींच के आप छोड़ देंगे तो वापस अपने इनिशियल लेंथ पर आ जाएगा। लेकिन अगर उसको आप खींचे, इलास्टिक स्ट्रेन की इलास्टिक लिमिट को पार कर जाए, तो उसमें शुरू में प्लास्टिक स्ट्रेन होगी थोड़ी सी, और फिर उसको इनकेस आप उसको बांध देते हैं तो, और कपड़े आप जब उस पर सुखाते रहते हैं तो एक समय के बाद क्या होता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, वो तार जिसको हम कहते हैं लटक जाता है, सैगिंग जिसको हम बोलते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्रीप, क्योंकि उस पर लोड तो बढ़ नहीं रहा है। जितने कपड़े हम रोज सुखाते हैं वही हम लगातार 3 महीने 4 महीने 6 महीने उस पर सुखाते रहते हैं, तो हमारा लोड कैसा है, कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इस तरह के जो स्ट्रेन को हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रीप। तो धीरे धीरे जो प्लास्टिक स्ट्रेन होती है कांस्टेंट लोड पर, उसको हम बोलते हैं क्रीप। Particularly at elevated temperature, some material are susceptible to this phenomena and even under the constant load. तो कुछ मटेरियल जो है उनमें ये फिनोमिना जब दिखता है जब हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो ये क्रीप का जो फिनोमिना है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रेन कैन इंक्रीज कंटिन्यूअसली अंटिल फ्रैक्चर्स। तो इस तरह की जो स्ट्रेन है या विकृति है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है जब तक कि वो कंपोनेंट हमारा टूट नहीं जाता। दिस फॉर्म ऑफ फ्रैक्चर इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट टू द टर्बाइन ब्लेड, न्यूक्लियर रिएक्टर, फर्नेसेस, रॉकेट मोटर। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं जिसमें क्रीप का फिनोमेना बहुत ही प्रोमिनेंट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है डिजाइन का, वो है टर्बाइन ब्लेड्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, फर्नेसेस और रॉकेट मोटर। आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो हैं इनका वर्किंग टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। तो हाई टेम्परेचर पर जो क्रीप है वो ज्यादा होती है। यहां पर हमने एक कर्व भी दिखाया है। तो अगर टाइम के साथ में आप देखिए स्ट्रेन, यहां पर एक्स एक्सिस पर टाइम है यानी कि समय है, और वाई एक्सिस पर है स्ट्रेन यानी कि विकृति। तो जैसे हमने शुरू में लोड लगाया, इनिशियल लोड लगाया, तो आप देखिए शुरू में एकदम से स्ट्रेन होगी। पहले मान लीजिए तार ही हम मान लेते हैं, तो हमने शुरू में उसको खींचकर बांधा तो इनिशियली कुछ स्ट्रेन हो गई और फिर हमने इसको छोड़ दिया। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, देखिए स्ट्रेन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। पहले है प्राइमरी स्ट्रेन, प्राइमरी क्रीप, थोड़ा थोड़ा वो बढ़ रहा है, फिर सेकेंडरी क्रीप। इस टाइम में वो ये इसका मैक्सिमम सर्विस पीरियड है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं होती है। उसके बाद आता है टर्शरी क्रीप, यानी कि उसकी जब सर्विस लाइफ खत्म होने वाली थी। इसमें आप देखेंगे कि क्रीप या स्ट्रेन है वो एकदम अचानक से बढ़ जाता है और फाइनली उसका हो जाता है फ्रैक्चर, यानी कि वो टूट जाता है। यहां पर जो चीज हमने देखी है वो है कि लोड हमेशा हमारा कांस्टेंट है। यहीं अगर सेम मटेरियल में हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जो हमने पहला कर्व देखा वो लो टेम्परेचर पे है, अगर दूसरा कर्व हम इसी मटेरियल का हाई टेम्परेचर पे खींचेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रेन है या क्रीप है वो लो टेम्परेचर के मुकाबले काफी ज्यादा है और वो फ्रैक्चर भी बहुत ही कम समय में हो रहा है। आप देखिए जो लो टेम्परेचर पे फ्रैक्चर है वो काफी आगे जाके हो रहा है और जो हाई टेम्परेचर पे फ्रैक्चर वो जल्दी हो जाएगा। तो जो हमारा हाई टेम्परेचर का कर्व है वो बहुत ही ज्यादा तेज है या स्टीप है, स्ट्रेन भी ज्यादा होगी और फ्रैक्चर भी जल्दी होगा। तो हाई टेम्परेचर के साथ क्रीप हमारी बढ़ती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्ट्रेस कंसंट्रेशन। Whenever a machine component changes the shape of its cross section, the simple stress distribution no longer holds
good and the neighborhood of the discontinuity is different. तो फ्रेंड्स जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब अगर हम सिर्फ पहले जो ये सेम क्रॉस सेक्शन है इसको अगर कंसीडर करें तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल पैरेलल है, इक्वल स्पेस पर बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जैसे ही हमारा जो शेप है कंपोनेंट की चेंज होती है तो हमारी जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाती है, जो आप फिगर में देख सकते हैं। जो यहां पर बिल्कुल थोड़ा दूर दूर थी, यहां पर बिल्कुल एकदम पास पास हो गई। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से जो हमारे क्रॉस सेक्शन कम एरिया वाले क्रॉस सेक्शन होते हैं, या जहां पर जैसे यहां पर आपका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, यहां पर डाया ज्यादा है, यहां पर डाया कम है, तो इन दोनों का जहां पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारी स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा एक ही शेप या साइज के नहीं हो सकते, वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका शेप या साइज चेंज हो सकता है। जैसे ये एक प्लेट है, इसमें हमें होल करने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि हमें नट बोल्ट से इसको कहीं पर टाइट करना है। तो जहां तक हमारा पूरा कंपोनेंट है वहां तक स्ट्रेसेस बिल्कुल सीधी सीधी रहेंगी, लेकिन होल के पास जाके वो बेंड हो जाएंगी। ऐसे ही ये वाली स्ट्रेस भी बेंड हो जाएंगी, जो स्ट्रेस लाइन है वो बेंड हो जाएंगी दोनों तरफ। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ये वाला जो एरिया है, होल के पास वाला जो एरिया है, यहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगी। या यूं समझे कि जहां पर मटेरियल हमारा कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, वहां पर स्ट्रेस बढ़ जाती है, वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाती है। दिस irregularity in the stress distribution caused by abrupt change of form या is called stress concentration। तो इस तरह की जो irregularity है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में, जो होती है हमारी अचानक से होने वाले फॉर्म या शेप में चेंज की वजह से, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। आप देखेंगे अगर हमारी कोई प्लेट है और उसमें बीच में कहीं पे होल हो रखा है, तो अगर वो शीट वहां से फटती है तो 99% चांसेस हैं कि वो वहीं से टीयर ऑफ होगी जहां पर उसमें होल हो रखा है, क्योंकि वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा है। वेरियस कॉजेज ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन आर एज फॉलोज। सबसे पहला है एब्रप्ट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन। अचानक से अगर उसका जो एरिया है या क्रॉस सेक्शन है उसमें चेंज हो जाए। पुअर सरफेस फिनिश, अगर जो कंपोनेंट है उसकी सरफेस फिनिश अच्छी नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो वो भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन का कारण हो सकती है। लोकलाइज्ड लोडिंग, कई बार क्या होता है कुछ कंपोनेंट्स पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या लोकली ही लोड लग रहा होता है, उसके पूरी लेंथ पर लोड नहीं लग रहा होता है, तो वो भी हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन का कारण है। चौथा है वेरिएशन इन द मटेरियल प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो हम कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं उसके लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करते हैं वो 100% इफेक्टिव नहीं होते हैं या 100% कंफर्म्ड नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ फ्लॉज रहते हैं। जैसे हम मशीनिंग करते हैं या कास्टिंग करते हैं या फिर वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट्स रह जाते हैं, कहीं पे कुछ अंदर में गैस होल्स रह जाते हैं, या मटेरियल किसी जगह पे नहीं होता है अंदर में, वॉइड्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो कंपोनेंट है उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज कुछ जगह पर चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है। The presence of stress concentration cannot be totally eliminated, but it can be reduced। तो जैसे हमने डिस्कस किया अभी किस किस वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है, तो हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन को पूरी तरह से हटा तो नहीं सकते, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले प्रोवाइड एडिशनल नोचेस एंड होल्स इन टेंशन मेंबर्स, यानी कि हम जहां पर हम एक होल कर रहे हैं तो एक होल की जगह में ज्यादा होल करें, जिससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा प्रॉपर हो जाए। जैसे पहला है यूज ऑफ मल्टीपल नॉचेस, ड्रिलिंग एडिशनल होल्स। अब देखिए जो हमारा पहला पार्ट है जो हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है सिर्फ एक होल की, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी स्ट्रेस लाइंस हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा रिक्वायर्ड होल है उसके साथ 2 होल और कर देंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है वो थोड़ी सी स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, एकदम से ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन इस
एक होल पे नहीं होगा, यहां से स्ट्रेस कंसंट्रेशन लाइंस, जो स्ट्रेस लाइंस हैं वो थोड़ा सा बेंड होना शुरू होंगी और फिर इसको पास कर जाएंगी। ऐसे ही सेकंड आप देखिए, जो शाफ्ट है, शाफ्ट में कीवे है जिसमें हम की लगाते हैं। तो अगर हम एक की लगाएंगे तो यहां पर सारी की सारी जो स्ट्रेसेस हैं वो यहीं पे कंसंट्रेट हो जाएंगी, क्योंकि अचानक से यहां पर एरिया चेंज हो रहा है या क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कीवे के दोनों तरफ में हम नॉचेस कर देंगे या बना देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट है फिलेट रेडियस अंडरकटिंग एंड नोच फॉर मेंबर्स इन बेंडिंग। अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जो बेंड हो रहा है तो वहां पर हम अचानक से रेडियस मतलब अचानक से चेंज ना करके वहां पर हम एक रेडियस दे देंगे या फिर टेपर दे देंगे या फिर अंडरकटिंग कर देंगे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, जो हमारे लास्ट फोटो है, पिक्चर है सॉरी, इसमें आप देखिए कंपोनेंट है जिसका डाया डी है और फिर अचानक से उसका डाया कम हो गया है, एकदम से एब्रप्ट है, सीधा उसका डाया हमने नीचे की तरफ में कम कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होंगी, जो आप यहाँ पे लाइंस देख भी रहे हैं लाइट वाली। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे एक रेडियस दे सकते हैं जो इस वाले कंपोनेंट में दिया है। रेडियस की वजह से क्या होगा, जो लाइंस हैं, स्ट्रेस लाइंस हैं, वो थोड़ी सी स्मूथली यहाँ पर बेंड होंगी। इसको अगर हम और अच्छा करना चाहें तो हम इस फिलेट रेडियस की बजाय हम यहाँ पर एक टेपर भी दे सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो स्ट्रेस लाइंस हैं कितने स्मूथली यहाँ पर उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, और इससे हमारी स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो रेडियस दिया वो है गुड और प्रिफर्ड है अगर आप टेपर दे सकते हैं। तीसरा है रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन थ्रेडेड मेंबर। तो जहां पे जो हमारी चूड़ियां हैं, जैसे हमारी नट है, बोल्ट है, वहां पर भी चूड़ियां हम काटते हैं तो वहां पर भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, पहला वाला है, इसमें यहां पर हमारा एक रॉड है, रोड का डाया है, उसके बाद हम अचानक से वहां पर स्ट्रेस जो थ्रेडेड है चूड़ियां हैं हमने काट दी है, तो क्या होगा, स्ट्रेस लाइंस आप देख रहे हैं अचानक से उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम बीच में थोड़ा सा एक नॉच बना सकते हैं या गैप छोड़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो स्ट्रेस लाइंस है उनको डायरेक्शन चेंज करने का समय मिल जाएगा या मटेरियल मिल जाएगा, जिससे वो थोड़ा सा ज्यादा स्मूथली अपना डायरेक्शन चेंज कर पाएंगे। लेकिन इससे भी अच्छा है कि अगर हम क्या करें, जो हमारा कोर डाया है, जो कंपोनेंट का डाया है, उसको हम थ्रेड के इनर डाया के बराबर कर दें, यानी कि उसका रिडक्शन कर दें डाया का इतना जितना कि थ्रेड का इनर डाया हो। तो उससे क्या होगा, हमारी जो स्ट्रेस लाइंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेटली पास होंगी। नेक्स्ट है प्रोवाइड टेपर क्रॉस सेक्शन टू द शार्प कॉर्नर ऑफ मेंबर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कहीं पे शार्प कॉर्नर्स हैं, जैसे ये तीसरा वाला है, इसमें अगर हम टेपर दे दें तो उससे भी हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो प्रॉब्लम है उसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।